वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस लक्ष्मीकांत सीरीज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जिस चैप्टर के साथ आगे बढ़ रहे थे वो है आपका सेंटर स्टेट रिलेशन यानी केंद्र राज्य संबंध। लास्ट क्लास में हम लोगों ने केंद्र राज्य संबंध में लेजिस्लेटिव रिलेशन पढ़ा था यानी विधायी संबंध पढ़ा था। आज हम लोग उसकी आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरे भाइयों मैं आपको बता दूं कि मेरी रोज़ाना यूट्यूब पर 2 क्लासेस होती हैं और एक सुबह 7 बजे होती है जिसे आप 20 मिनट शो के नाम से जानते हैं। 7 AM पर होती है जिसे आप 20 मिनट शो के नाम से जानते हैं। और इसमें मैं 4 सवालों के साथ आपको 40 बातें बताता हूँ, ठीक है। 4 सवालों के साथ 40 बातें बताता हूँ और ऐसी 40 बातें जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है, ऐसी 40 बातों पर बातचीत होती है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात मेरे भाइयों कि 8 PM पर यानी 8 बजे आपके लिए एक सीरीज चल रही है, दैट इज़ योर लक्ष्मीकांत सीरीज। लक्ष्मीकांत सीरीज, और इसमें मैं पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी पार्ट। और ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यूपीपीसीएस प्री के लिए ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? तो ये दोनों सीरीज अगर आप देखते हैं तो पॉलिटी की एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस होगी और साथ ही साथ थ्योरी पार्ट भी आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। सब इसके बाद हम लोग प्रशासनिक संबंध पर आगे बढ़ेंगे। केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की भी चर्चा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में की गई है। 256 से लेकर 263 तक आप प्रशासनिक संबंध देखेंगे। अब यहाँ एक बात मैं आपको पहले से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि केंद्र और राज्य के मध्य जो आप रिलेशन ये पढ़ रहे हैं, केंद्र और राज्य के मध्य जो आप संबंध पढ़ रहे हैं, इसमें आप देखेंगे तो एक तो सामान्य स्थिति में संबंध होते हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो। सामान्यतः लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन। और एक होता है इमरजेंसी सिचुएशन में। इमरजेंसी सिचुएशन में यानी आपातकाल की स्थिति में, इमरजेंसी की सिचुएशन में केंद्र और राज्य के मध्य संबंध है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में लेजिस्लेटिव रिलेशन में क्या चेंजेस आते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में क्या चेंजेस आते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में फाइनेंशियल रिलेशन में क्या चेंजेस आते हैं, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मैंने आपको आपातकाल, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको इमरजेंसी चैप्टर पढ़ाया है और इमरजेंसी चैप्टर में मैंने आपको ये पहले बता दिया है कि आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्य के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इमरजेंसी पढ़ाते समय इस बात पर चर्चा हुई थी कि केंद्र और राज्य यानी सेंटर स्टेट के रिलेशन पर प्रभाव, और इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्य के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ जो हम केंद्र राज्य संबंध पढ़ रहे हैं, अगर किसी के मन में ये शंका, संदेह उत्पन्न हो रहा है कि सर इमरजेंसी वाला नहीं बता रहे हैं, तो वो पहले हो चुका है। हम यहाँ पर पुरानी क्लास जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इमरजेंसी। हाँ, यहाँ पर हम लोग सामान्य स्थिति में यानी जनरल सिचुएशन में क्या लेजिस्लेटिव रिलेशन है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, क्या फाइनेंशियल रिलेशन है, इस बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। तो सामान्य स्थिति में मेरे भाई अगर आप देखें तो प्रशासनिक संबंध मतलब एग्जीक्यूटिव रिलेशन की कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा। तो संघ सूची के विषय पर यानी जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट पर एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर की होगी, यानी कानून को लागू कराने की शक्ति या प्रशासनिक शक्ति केंद्र की होगी संघ सूची के विषयों पर। वहीं आप राज्य सूची की बात करेंगे तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य की होगी, यानी स्टेट की होगी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति, ठीक है। समवर्ती सूची के विषय पर कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कार्यपालिका की शक्तियां राज्य में निहित होती हैं, यानी स्टेट में निहित होती हैं समवर्ती सूची के विषयों पर, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं, जिसके बारे में अभी बातचीत हम लोग करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं भाई कि क्या, एक सेकंड दीजिएगा, क्या केंद्र राज्यों को प्रशासनिक मामलों में निर्देश दे सकता है। देखो, दो बातें यहां आपको समझनी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली कि कौन किस विषय पर प्रशासन की शक्ति रखेगा, कौन किस विषय पर एग्जीक्यूटिव पावर रखेगा, कौन किस विषय पर कानून बनाने की शक्ति रखेगा। तीनों एक ही बात है, ये मैंने आपको बताया।
आर यू फॉलोइंग ना? कहीं यादों वादों में तो नहीं है, याद में तो नहीं चल रहे हैं, याद आ रही हो? आजकल यादों में भी बहुत रहते हैं। हाँ, ब्रेन वाज एक्सेप्टेड बट हार्ट वाज नॉट। ब्रेन तो कह रहा है पढ़ो, लेकिन हार्ट कह रहा है नहीं, मिस यू लिखो पहले। चलो, तो केंद्र राज्यों को निर्देश भी देखो, क्या हर मामला, अब देखो यहां पर दो सवाल बनता है जो मन में आपके उठना चाहिए। क्या सेंटर स्टेट को हर मामले में इंस्ट्रक्शन दे सकता है? क्या केंद्र राज्य को हर मामले में निर्देशित कर सकता है? पहली बात तो मेरे भाइयों जी नहीं, केंद्र राज्य को हर मामले में निर्देशित नहीं कर सकता। हाँ, कुछ स्पेशल सर्कमटेंसेस हैं, कुल कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जब केंद्र राज्य को निर्देशित कर सकता है। जैसे संचार के साधनों के रखरखाव के लिए, मेंटेनेंस फॉर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, मदर टंग में प्राथमिक शिक्षा दी जाए, प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में दी जाए, इसे लेकर केंद्र राज्य को निर्देशित कर सकता है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए विशेष योजनाएं, विशेष स्कीम्स, इनके संरक्षण के लिए केंद्र राज्य को निर्देशित कर सकता है। रेलवे की संपत्ति की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ द रेलवे प्रॉपर्टीज, इन मामलों में केंद्र राज्य को निर्देशित कर सकता है। अब एक बात मैंने आपको इमरजेंसी पढ़ाते समय बताई थी कि अगर राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने में विफल हो जाए, यदि राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने में विफल हो जाए, यदि राज्य केंद्र के इंस्ट्रक्शंस को, केंद्र के निर्देशों को मानने में क्या हो जाए भैया, यदि राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने में विफल हो जाए, यानी स्टेट सेंटर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में फेल हो जाए, तो क्या ये प्रेसिडेंट रूल का आधार बनता है? तो अनुच्छेद 365 इस बात को कहता है कि जी हाँ, ये राष्ट्रपति शासन का आधार बनेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल का आधार बनेगा। अब यहाँ एक बात और समझनी है, कार्यों का म्यूचुअल डेलीगेशन यानी आपस में आदान प्रदान। ठीक है, केंद्र या कोई भी राज्य कानून बनाने की शक्ति एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं, ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है। केंद्र या राज्य कानून बनाने की शक्ति एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं, कानून को लागू ये एक जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल बातें थी, विशेष परिस्थितियों वाली बातें थी, वो अब हम लोगों ने लेजिस्लेटिव रिलेशन में पढ़ा था। ठीक है, तो खैर इस बात को यहाँ पर नोटिस नहीं करना है आपको। जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, इस पे आप कंफ्यूज मत होइए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या क्या राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से केंद्र का कोई काम राज्य को सौंप सकता है? सीधा सा एक सवाल है। प्रेसिडेंट कैन इंटरेस्ट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। क्या राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से केंद्र की कोई कार्यपालिका शक्ति राज्य को सौंप सकता है? क्या राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से ऐसा कर सकता है? तो इसका जवाब होगा क्या? इसका जवाब होगा हाँ। हाँ, राष्ट्रपति स्टेट गवर्नमेंट की सहमति से केंद्र का कोई काम राज्य को सौंप सकता है। ठीक है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। दूसरी बात, राज्यपाल केंद्र की सहमति से केंद्र का काम राज्य में कर सकता है। अब इसी को थोड़ा सा और बदल के देखो कि राज्यपाल, देखो राष्ट्रपति को भी ये राइट है कि स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से वो राज्य सरकार को काम सौंप सकता है। दूसरा बात, राज्यपाल को भी ये अधिकार है कि केंद्र की सहमति से केंद्र का कार्य यहां पर कर या करवा सकता है। क्लियर है? एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि राज्यों, अब देखो दूसरी बात मैं आपको थोड़ा सा अपने शब्दों में आपको बताता हूं, समझिएगा जरा। कोई भी कार्यपाल केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति है, ठीक है, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको यहां पर अपने वर्ड्स में थोड़ा समझाता हूं। केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति है, यानी यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, अब केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति है, इसमें आप ये देखेंगे, यानी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, केंद्र की कोई कार्यपालिका शक्ति क्या राज्यों को ट्रांसफर की जा सकती है? इसका जवाब है हाँ। कौन कर सकता है?
अगर राष्ट्रपति राज्य को कोई कार्यपालिका शक्ति सौंपेगा तो उसमें राज्य की सहमति चाहिए। अगर संसद कानून बनाकर देगी तो उसमें राज्य की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दो स्पेशल पॉइंट ध्यान रखो, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है इसमें प्रीलिम के लिहाज से। अगर केंद्र की किसी भी कार्यपालिका शक्ति का ट्रांसफर होना है तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट सौंपेगा अगर, तो राज्य सरकार की सहमति चाहिए, और अगर संसद करेगी कानून बनाकर तो सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। बस बात खत्म हो गई। इसके अलावा इसमें आपको अब कुछ भी विशेष नहीं पढ़ना है। अब एक बात और आपको मैं बताता हूं, थोड़ा सा स्पेशल, कि भारत देश में केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों को स्थापित करने में, यानी केंद्र और राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को स्थापित करने में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का रोल है। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को स्थापित करने में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का रोल है, यानी भूमिका है। जैसे अभी आगे चल के आप एक आयोग के बारे में पढ़ेंगे, आईएससी, इंटर स्टेट काउंसिल। सरकारी आयोग की सिफारिश पर सबसे पहले 1990 में इसका गठन हुआ, अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद का काम है केंद्र राज्य के मध्य कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना, केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करना। राज्यपाल के सम्मेलन, देश में राज्यपाल सम्मेलन होते हैं और उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। क्यों हो रहा है? केंद्र राज्य में समन्वय, कोऑर्डिनेशन, सहयोग की भावना स्थापित करने के लिए। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन होते हैं, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ये फैक्ट में भी पूछा जाता है सवाल। राज्यों के विधि मंत्रियों के सम्मेलन होते हैं, उसकी अध्यक्षता यूनियन लॉ मिनिस्टर करता है। राज्यों के होम मिनिस्टर के सम्मेलन होते हैं, जिसकी अध्यक्षता यूनियन होम मिनिस्टर करता है, केंद्रीय गृह मंत्री करता है। राज्यपाल सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। तो ये सब सम्मेलन क्यों हो रहे हैं? ये सब सम्मेलन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि केंद्र और राज्य के मध्य सहयोग की भावना स्थापित हो, समन्वय की भावना स्थापित हो। क्योंकि आज हमारे भारत देश में संघवाद को स्थापित करने में, आज हमारे भारत देश में संघवाद के लिए जो लक्ष्य है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का लक्ष्य है, यानी सहयोगी संघवाद का लक्ष्य है। सहयोगी संघवाद का मतलब ये है मेरे भाई कि ऐसा संघवाद जो सहयोग की भावना से आगे बढ़े, ऐसा संघवाद जो कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन की भावना से आगे बढ़े, उसे हम सहयोगी संघवाद के तौर पर देखते हैं, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तौर पर देखते हैं। ठीक है, सहयोगी संघवाद के तौर पर देखते हैं। अब इसी में एक एग्जाम्पल आपका केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों को स्थापित करने में एक एग्जाम्पल ऑल इंडिया सर्विसेज भी है। ऑल इंडिया सर्विसेज का क्या रोल है? अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, भारतीय वन सेवा। ठीक है, अगर आप ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें तो ऑल इंडिया सर्विसेज एक ऐसी सर्विसेज हैं जो केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर काम करती हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लेवल पे काम करती हैं, यानी एक तरीके से पूर्ण नियंत्रण इन पर केंद्र सरकार का रहता है और इमीडिएट कंट्रोल इन पर राज्य सरकार का रहता है। जैसे आईएएस, अभी लखनऊ का डीएम आईएएस है, कल को कैबिनेट सचिव बन जाएगा तो सेंटर को रिपोर्ट करेगा, अभी स्टेट को रिपोर्ट कर रहा है। लखनऊ का एसएसपी अभी स्टेट को रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन कल को सीबीआई में जाएगा या किसी अन्य एजेंसी में चला गया, तो केंद्र वाली एजेंसी में चला गया तो केंद्र को रिपोर्ट करेगा। तो ऐसी सेवाएं जो केंद्र और राज्य दोनों कैडर के लिए होती हैं। स्टेट ऑटोनॉमी के जो लोग सपोर्टर हैं, जो लोग राज्य की स्वायत्तता की मांग करते हैं, वो इसका विरोध करते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसे लोग जो ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट के की बात कर रहे थे, वो इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि केंद्र इनके द्वारा राज्यों पर इनडायरेक्ट कंट्रोल करेगा, और ऐसा होता भी दिखाई पड़ता है। पता चला आईएएस साहब के पास अगर पीएमओ से फोन आता है तो वो ज्यादा तवज्जो देते हैं सीएमओ की अपेक्षा। अपने को मेन आका अपने उनको समझते हैं, प्रधानमंत्री ऑफिस को, न कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस को। इसीलिए राज्य हमेशा कहते हैं कि इन सर्विसेज को हटाया जाए, लेकिन सरदार पटेल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसके लिए लड़ाई लड़ी। ऑल इंडिया सर्विसेज का फादर सरदार पटेल को कहा जाता है। सरदार पटेल को फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज यानी अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। उन्होंने प्रशासनिक एकरूपता बनाने के लिए
और देश के प्रशासन को सुलभ तरीके से चलाने के लिए इस बात को लेकर रिकमेंड किया कि अभी इस देश में जब तक राष्ट्रवाद इनिशियल स्टेज में है, नेशनलिज्म इनिशियल स्टेज में है, क्षेत्रवाद, जातिवाद जैसे गंभीर चुनौतियां हैं, देश की इंटीग्रिटी को लेकर गंभीर चुनौतियां हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज होनी चाहिए, अखिल भारतीय सेवाएं होनी चाहिए। अखिल भारतीय सेवाएं ऐसी सेवाएं हैं जिनको अपॉइंट केंद्र कर रहा है, ट्रेनिंग केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और 1966 में एक और भारतीय वन सेवा, भारतीय वन सेवा यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, फॉरेन नहीं, इंडियन जो फॉरेन सर्विसेज होती है आईएफओएस, वो केंद्रीय सेवा है। ठीक है, ये तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज हैं यानी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अब इनको ट्रेनिंग दे रही है केंद्र, नियुक्त कर रही है केंद्र, लेकिन काम कर रहे हैं राज्य में, तो ऐसे में केंद्र का एक कंट्रोल इन पर रहता है और कहा जाता है कि सेंटर इनके माध्यम से स्टेट पे इनडायरेक्ट कंट्रोल करता है, यानी केंद्र इनके माध्यम से राज्य पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करता है। इसीलिए ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिटरी फीचर है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एकात्मक लक्षण कहलाती हैं और इससे केंद्र मजबूत होता है, यानी ये केंद्र की मजबूती को स्थापित करती हैं, केंद्र की मजबूती को स्थापित करती हैं। लेकिन रोल है ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में, केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों में इनकी भूमिका नजर आ रही है ना? जी हाँ, केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों में आप देख रहे हैं कि इनकी भूमिका नजर आ रही है। इसी तरह से कुछ आप इंस्टीट्यूशंस देखेंगे, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग आप देखेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग में आप देखिए कि अभी आगे चल के आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ेंगे, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। पीसीएस की परीक्षा कौन कंडक्ट कराता है? राज्य लोक सेवा आयोग, लेकिन उनके मेंबर को नियुक्त करता है गवर्नर, हटाता है राष्ट्रपति। तो कुछ संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय, पूरे एग्जाम्पल मैं यहां नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत सारे की सारी बॉडीज आप अलग से पढ़ेंगे, तो यहां बस इतना एक लाइन में समझ लीजिए कि केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों को स्थापित करने में बहुत सारे संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकायों की भूमिका है, यानी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं उनकी भूमिका है, बस आप ये समझ लीजिए। इसके अलावा प्रॉब्लम में और रिलेटेड सवाल नहीं आते हैं। अब आ जाइए हम लोग फाइनेंशियल रिलेशन पर। यदि आप वित्तीय संबंधों की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों की चर्चा भाग 12 में की गई है ना? अनुच्छेद 268 से लेकर अनुच्छेद 293 तक, यानी 268 से लेकर 293 तक आप देखेंगे कि फाइनेंशियल रिलेशन का वर्णन किया गया है, यानी वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जैसे संघ सूची के विषय पर आप देखेंगे कि स्टेट लिस्ट के, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर, यानी यूनियन लिस्ट के जो आपके सब्जेक्ट हैं, यानी संघ सूची के जो आपके विषय हैं, इन विषयों पर, संघ सूची के विषयों पर, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर संसद को एक्सक्लूसिव पावर है कराधान की शक्तियों के आवंटन की, एलोकेशन ऑफ टैक्सेशन पावर, यानी टैक्स लगाने की जो शक्ति है, कराधान की जो टैक्सेशन पावर है, ये यूनियन लिस्ट पर संसद की है, संघ सूची के विषयों पर संसद की है। ठीक है, राज्य सूची के जो विषय हैं मेरे भाई, वो राज्य सूची के विषयों पर आप देखेंगे कि राज्य विधानमंडल को अनन्य शक्ति दिखाई पड़ रही है, राज्य विधानमंडल को अनन्य शक्ति दिखाई पड़ रही है राज्य सूची के विषय पर। ठीक है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर। वहीं रेसिडरी सब्जेक्ट जो हैं, यानी जो अवशिष्ट विषय हैं, बचे खुचे विषय हैं जो बाद में पैदा होते हैं, उन पर संसद की है। रही बात कंकरेंट लिस्ट पर, तो कंकरेंट लिस्ट में करारोपण की शक्ति नहीं है, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं। कुछ एक्सेप्शंस में जरा एक एग्जांपल यहां पर मैंने लिख दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी, ये इसका क्या है? अपवाद है। अब यहां पर आपको तीन बात समझनी है, इस चार्ट के चक्कर में मत पड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे, मैं जो बोल रहा हूं वो समझो। यूनियन लिस्ट पर यूनियन को पावर, स्टेट लिस्ट पर स्टेट को पावर, ठीक है, कंकरेंट पर जनरली नहीं है, लेकिन कुछ उसके एक्सेप्शंस हैं जैसे जीएसटी। क्लियर बात? ठीक है। हाँ, एक बात आपको फाइनेंशियल रिलेशन में और समझना है जरा सा, कि भाई केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय विषयों के बंटवारे की यदि आप बात करें, केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय विषयों के बंटवारे की यदि आप बात करें, या केंद्र और राज्य के मध्य रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात यदि आप करेंगे, तो उसमें मेन रोल प्ले करता है फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग। वित्त आयोग हमारे भारत देश में एक ऐसा निकाय है, यानी फाइनेंस कमीशन हमारे भारत देश में एक ऐसा निकाय है जो कि केंद्र और राज्य के मध्य रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की सिफारिश करता है। केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व वितरण की सिफारिश, किसकी भैया? केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व वितरण की सिफारिश
दैट मीन्स केंद्र और राज्य के मध्य रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की सिफारिश फाइनेंस कमीशन करता है। यानी वित्त आयोग केंद्र और राज्य के मध्य रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन राजस्व वितरण की सिफारिश करता है। ठीक है। आर्टिकल 280 के तहत यानी अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया जाता है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय इसीलिए है क्योंकि संविधान में इसकी चर्चा है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दो प्रकार की होती है, एक अस्थाई, यानी जो अस्थाई रूप से संविधान के द्वारा एस्टेब्लिश्ड है उसे अस्थाई संवैधानिक निकाय कहते हैं, जैसे सीएजी अनुच्छेद 148 के तहत परमानेंटली एस्टेब्लिश्ड है। लेकिन जो समय समय पर गठित किए जाते हैं उसे अस्थाई संवैधानिक निकाय कहते हैं, और फाइनेंस कमीशन भी अस्थाई संवैधानिक निकाय है। ठीक है। 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार, फिक्स नहीं है 5 वर्ष, ध्यान रखना, 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार, जरूरी नहीं है रट्टा मान लो फाइनेंस कमीशन का कार्यकाल 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष, ऐसे रट्टा नहीं मारना है। 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, 6 वर्ष भी हो जाता है। तो 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार के लिए राष्ट्रपति फाइनेंस कमीशन का गठन करता है। वित्त आयोग हमारे भारत देश में एक ऐसा आयोग है जो कि संवैधानिक निकाय है, केंद्र और राज्य के मध्य रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की सिफारिश करता है, केंद्र और राज्य के मध्य फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की सिफारिश करता है, राजस्व वितरण वित्तीय वितरण की सिफारिश करता है, राज्य को क्या अनुदान दिए जाने इसकी सिफारिश करता है। वित्त आयोग के लिए यहां पर एक लाइन लिखी है कि एक हाफ जुडिशियल बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। ये सम्मन कर सकता है, डॉक्यूमेंट पेश करने का आदेश दे सकता है, वगैरह वगैरह, सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसीलिए इसे अर्ध न्यायिक निकाय के तौर पर भी देखा जाता है, यानी हाफ जुडिशियल बॉडी के तौर पर भी देखा जाता है। फाइनेंस कमीशन में यदि आप देखें तो मेरे भाई वित्त आयोग में कुल 5 लोग होते हैं। एक आपके क्या होते हैं? एक आपके चेयरमैन होते हैं प्लस मेंबर होते हैं। चेयरमैन प्लस मेंबर यानी अध्यक्ष और सदस्य को मिलाकर कुछ 5 लोग होते हैं, और चेयरमैन और मेंबर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और अध्यक्ष और सदस्य की योग्यता संविधान में निर्धारित नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट को यह पावर दी गई है कि पार्लियामेंट लॉ बनाकर अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता निर्धारित कर सकता है। अब जैसे केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी तय करना, टू डिसाइड द शेयर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल टैक्सेस, राज्य को अनुदान की सिफारिश, रिकमेंडेशन फॉर द ग्रांट्स टू स्टेट, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संतुलन बनाए रखना, मेंटेन बैलेंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, फाइनेंशियल बैलेंस, राज्यों की वित्तीय स्थिति सुधारने के उपाय बताना, इवन लोकल गवर्नमेंट की भी वित्तीय स्थिति, लोकल गवर्नमेंट के लिए एक देखो स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी गठन होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अनुच्छेद 243 आई के तहत एक राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया जाता है लोकल गवर्नमेंट की वित्तीय स्थिति के लिए। लेकिन क्या यूनियन फाइनेंस कमीशन, क्या संघीय वित्त आयोग लोकल गवर्नमेंट की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने का सुझाव दे सकता है? तो जी हां, स्थानीय निकाय, पंचायत, नगर पालिका की वित्तीय स्थिति को लेकर भी फाइनेंस कमीशन रिकमेंड कर सकता है, यानी इसको लेकर भी फाइनेंस कमीशन सुझाव दे सकता है। क्लियर है बात? तो ये था आपका ऐसी बातें जो फाइनेंशियल रिलेशन से रिलेटेड आपके यहां पूछी जाती हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग ट्रेंड्स देख लेते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशन का क्या ट्रेंड कब रहा, और इसी में हम लोग तनाव की बातचीत भी करेंगे। तो जैसे देखिए 1967 तक केंद्र और राज्य के मध्य बड़े मीठे संबंध रहे, केंद्र और राज्य के मध्य बड़े मीठे संबंध रहे, मधुर संबंध रहे। मधुर संबंध रहने के पीछे का कारण ये था कि भाई दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार थी, डबल इंजन चल रहा था, है ना। केंद्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस थी, कांग्रेस ही पार्टी की सरकार थी, तो जाहिर सी बात है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा तो आप तब देखते हैं, केंद्र और राज्य में तनाव तो आप कब तब देखते हैं जब राज्य में दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट रहती है और केंद्र में दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट रहती है। देखो राज्य में ममता दीदी है, तनाव ही तनाव है, ठीक है, टेंशन ही टेंशन है। अगर बंगाल में बीजेपी होती, केंद्र में बीजेपी, तो कोई टेंशन नहीं। देखो यूपी में जैसे बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है, केंद्र राज्य में कोई झगड़ा नजर आता है? नहीं झगड़ा नजर आता। कहते इंजन में डबल है, डबल इंजन की गवर्नमेंट है, ये कहते हैं, ठीक है। तो जब तक ये डबल इंजन चल रहा था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे रीजनल पार्टीज मजबूत हुई और धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ, केंद्र में भी दूसरी पार्टियों का उदय हुआ। तो जब ये मल्टी पार्टी व्यवस्था यानी बहुदलीय व्यवस्था जब क्या हुई, स्थापित होना शुरू हुई,
बहुदलीय व्यवस्था जब मजबूत होना शुरू हुई तो 1967 के बाद आप देखेंगे कि राज्य और केंद्र में भिन्न भिन्न दलों की अलग अलग पार्टी की गवर्नमेंट क्रिएट हुई। जब अलग अलग पार्टी की गवर्नमेंट आई तो केंद्र और राज्य में तनाव पैदा हुआ। ठीक है, हाँ, अभी भी देखो ये आपको दिखाई पड़ता है। तो क्या कारण है, समझना आपको यहां पर यह है कि क्या कारण है जिनकी वजह से सेंटर और स्टेट में टेंशन क्रिएट होता है। कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से केंद्र और राज्य में तनाव पैदा होता है, यानी केंद्र और राज्य में टेंशन क्रिएट होता है, उसके क्या कारण है? कौन से ऐसे रीजन है जिनकी वजह से टेंशन है? कौन से ऐसे कारण है जिनकी वजह से सेंटर स्टेट में तनाव पैदा होता है? तो पहला, अपॉइंटमेंट को लेकर, अलग अलग नियुक्तियों को लेकर भी तनाव रहता है। ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज के मामले में देखते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर राज्य आरोप लगाते हैं कि केंद्र इनके माध्यम से हमको कंट्रोल कर रहा है, केंद्र इनके माध्यम से हमें क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। ये भी एक तनाव का कारण बनता है। राज्य सूची के विषय, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट, तो देखो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की पावर किसकी है? स्टेट की है। क्या सेंटर की है? क्या नहीं है। लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमटेंसेज हैं जब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है सेंटर। कौन से स्पेशल सर्कमटेंसेज थे? 249, 250, 356, 252, 253, 5 स्थितियां कल मैंने आपको बताई थी। तो जब केंद्र राज्य सूची के विषयों पर दखल देता है, जब सेंटर केंद्र राज्य सूची के विषयों पर दखल देता है, तो यह भी एक कारण बनता है केंद्र और राज्य के मध्य टेंशन का, यानी केंद्र और राज्य के मध्य तनाव का। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन का तो बड़ा मिसयूज हुआ इस देश में। अनुच्छेद 356 को बाबा साहब डेड रिसोर्ट कह के गए थे कि ये मरा हुआ रहेगा, और भी वहां स्वर्ग से बैठ के देख रहे होंगे, हे भगवान, हम जिस आर्टिकल को कहे थे इसका प्रयोग ही नहीं होगा, ये मरा हुआ रहेगा, सबसे ज्यादा इसका प्रयोग कर रहे हैं। 356 का मिसयूज इतना हुआ इस देश में कि कांग्रेस ने भी मिसयूज किया और दूसरी पार्टियों ने भी मिसयूज किया। कांग्रेस ने तो मिसयूज किया कि जहां जहां राज्य में गैर कांग्रेस, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, वहां उन्होंने 356 लगा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। फिर कांग्रेस के बाद दूसरी पार्टी आई, जनता पार्टी, उन्होंने भी यही किया, सब ने मिसयूज किया और 356 की शक्तियों का मिसयूज करते हुए राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग किया। हालांकि बाद में एक केस आया 1994 में जिसका नाम हुआ एसआर बोम्मई केस, और एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी संघीय संरचना मूल संरचना है, और आर्टिकल 356 का मिसयूज नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो जो आपने ये राष्ट्रपति शासन जहां जहां लगाएंगे हम वहां वहां रीस्टोर कर देंगे। तो एसआर मुंबई केस में राष्ट्रपति शासन को लेकर गाइडलाइन आई, तब से इसका मिसयूज कम हुआ। तो इस वजह से भी केंद्र और राज्य में तनाव पैदा होता है। दूसरा, राज्यपाल, राज्यपाल की, देखो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा होती है और राज्यपाल कोई ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड का व्यक्ति है। तो जनरली राज्यपाल के निर्णयों में, बहुत ध्यान से समझना, राज्यपाल एक राजनीतिक बैकग्राउंड से आया हुआ व्यक्ति है। राज्यपाल को सेंटर ने नियुक्त किया है और वो काम कर रहा है स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में। तो राज्यपाल कभी कभी अपने डिसीजन में केंद्र के प्रति पक्षपाती हो जाता है या उस पार्टी के प्रति पक्षपाती हो जाता है जिस पार्टी से वो रिलेटेड रहा है। ऐसे में राज्यपाल के रोल पर सवाल उठते हैं, राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल के द्वारा विधेयकों को रिजर्व करना या राज्यपाल के द्वारा प्रेसिडेंट रूल की सिफारिश करना, इस वजह से राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। और राज्यपाल की भूमिका की वजह से भी, यानी रोल ऑफ गवर्नर की वजह से भी केंद्र और राज्य के संबंधों में तनाव पैदा होता है, यानी सेंटर स्टेट रिलेशन में टेंशन क्रिएट होती है। ठीक है, साथ ही साथ सेंट्रल एजेंसी जैसे सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप लगते हैं, ईडी के दुरुपयोग के आरोप लगते हैं, सीआईएसएफ पता चला भेज दी, केंद्रीय एजेंसियां, पैरामिलिट्री फोर्स का राज्यों में इंप्लीमेंट कर देना, ठीक है, केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग करना राज्यों में, बिना राज्यों की सहमति से ऐसा करना। तो केंद्रीय एजेंसियों का राज्यों के मामले में अगर मिसयूज किया जाता है तो यह भी एक तनाव का कारण बनता है। और पैसवा तो सबसे बड़ा कारण है। अक्सर देखो ममता दीदी आरोप लगाती है हमको उसमें पैसा कम दिया गया। यहाँ अखिलेश यादव गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में तो अक्सर कहते थे देखो इसमें 100 करोड़ चाहिए 50 करोड़ दे रहे हैं। तो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में यानी वित्तीय आवंटन में भेदभाव के भी आरोप लगते हैं। तो राज्यपाल की भूमिका, ऑल इंडिया सर्विसेज, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे इंटरफेरेंस, राज्यों को अधिक स्वायत्तता की मांग, ज्यादा ऑटोनॉमी। आज भी राज्य कहते हैं कि भाई अब 70 साल हो गए देश के आजाद हुए, अभी भी हमारे पास विषय कम है। राज्य अपने लिए अधिक स्वायत्तता की मांग करते हैं, तो मोर ऑटोनॉमी की डिमांड, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में पक्षपात के आरोप, राष्ट्रपति शासन का मिसयूज, गवर्नर का रोल, सेंट्रल एजेंसियों का मिसयूज, ये सब केंद्र और राज्य के मध्य तनाव का कारण बनते हैं, यानी सेंटर और स्टेट के मध्य तनाव का कारण बनते हैं। इसीलिए अलग अलग समय पर कुछ आयोग आए और जिन आयोगों ने
केंद्र और राज्य के संबंधों को सुधार करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस दी। जैसे एक आयोग बना फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जिसे आप फर्स्ट एआरसी के नाम से जानते हैं। फर्स्ट एआरसी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसका गठन 1966 में हुआ, रिपोर्ट 1969 में आई और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोरारजी देसाई थे। इन्होंने क्या सिफारिशें की? इन्होंने ये सिफारिशें की कि भाई राज्यपाल नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होना चाहिए, नॉन पार्टीजन लिखा हुआ है। वो टाइपराइटर ने जो है, टाइपराइटर कभी कभी हमारा होली का भांग अभी उसका उतरा नहीं है लग रहा है, ठीक है, कभी कभी गलत टाइप कर देता है। तो राज्यपाल नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होना चाहिए। नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होना चाहिए, इससे क्या होगा कि वो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड का होगा तो दल के प्रति, जिस दल से वो कभी न कभी जुड़ा रहा है, जिस पार्टी से वो कभी न कभी जुड़ा रहा है, उसके प्रति उसकी बायसनेस नहीं रहेगी। ठीक है। सार्वजनिक जीवन या प्रशासन का लंबा अनुभव होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का लंबा अनुभव होना चाहिए राज्यपाल के पास, ऐसा राज्यपाल होना चाहिए। दूसरी सिफारिश इन्होंने ये करी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने कि जो ये पैरामिलिट्री को राज्य में इंपोज कर दिया जाता है, जैसे सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया आपका, तो राज्य के रिक्वेस्ट पर ही पैरामिलिट्री को राज्यों में लगाया जाए। राज्य के रिक्वेस्ट पर ही पैरामिलिट्री को राज्यों में लगाया जाए। साथ ही साथ राज्यों को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिए जाएं, राज्य को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिए जाएं, ये कहा। राजमन्नार समिति बनी 1969 में और ये राज्य स्तर पर बना हुआ समिति है। तमिलनाडु सरकार ने यह समिति का गठन किया, राजमन्नार आयोग का। राजमन्नार आयोग का गठन तमिलनाडु सरकार ने किया। तो कभी कभी देखना क्रोनोलॉजी में यह भी पूछ लिया जाता है, इस तरफ आयोग दे देते हैं, इस तरफ सन दे देते हैं, पूछ देते हैं मिलान करो, या क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए भी आ जाता है। कौन सी समिति किससे संबंधित है ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बता रहे हैं, ये फर्जी नहीं है। ठीक है। तो राजमन्नार समिति, जिसका गठन तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया था, इसने राज्यों को अधिक स्वायत्तता की मांग की। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई भी ऐसी समिति बनेगी, कोई भी ऐसी कमेटी बनेगी जो राज्य के द्वारा बनाई जाएगी, तो राज्यों की अधिक स्वायत्तता की मांग की जाएगी। राजमन्नार आयोग ने कहा कि स्टेट को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, राज्य को अधिक स्वायत्तता दी जाए, ऑल इंडिया सर्विसेज को समाप्त किया जाए, अनुच्छेद 249 की ये पावर क्या की जाए, बढ़ाई जाए। ये सब, माफ कीजिएगा, ऑल इंडिया सर्विसेज को समाप्त किया जाए, राज्य को अधिक स्वायत्तता दी जाए, ज्यादा ऑटोनॉमी राज्य को दी जाए। ठीक, तो ये सिफारिशें राजमन्नार आयोग ने किया। ठीक है। नेक्स्ट आपका सरकारी आयोग, सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित जो सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन है वो आपका सरकारी आयोग है। सरकारी आयोग का गठन 1983 में हुआ और इन्होंने 1988 में अपनी रिपोर्ट दी। इसके अध्यक्ष जस्टिस आर.एस. सरकारिया थे। बी शिवरमन साहब, जस्टिस माफ कीजिएगा डॉक्टर एस.आर. सेन साहब इसके सदस्य रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट सदस्य मैंने इसलिए लिख दिए क्योंकि कभी कभी नाम आ जाता है। तो आर.एस. सरकारिया साहब की अध्यक्षता में आपका सरकारिया कमीशन बना। सरकारिया कमीशन ने लगभग 247 सिफारिशें की, 247 रिकमेंडेशन। और सरकारिया कमीशन की प्रमुख सिफारिश ये थी कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री का भी रोल होना चाहिए। मैं जो बता रहा हूं सबसे पहले वो सुनना, राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री का भी रोल होना चाहिए। ठीक। अनुच्छेद 356 का प्रयोग लास्ट रिसोर्ट के तौर पर, यानी अंतिम विकल्प के तौर पर होना चाहिए, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ अंतरराज्यीय परिषद, केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 263 के तहत इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है। केंद्र और राज्य में समन्वय की स्थापना के लिए, अलग अलग रीजन्स के बीच में समन्वय की स्थापना के लिए क्षेत्रीय परिषदों का, यानी जोनल काउंसिल्स का गठन करना चाहिए। ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं को स्ट्रांग बनाया जाना चाहिए, यानी मजबूत बनाया जाना चाहिए। राज्यपाल विधानसभा भंग नहीं कर सकता जब तक बहुमत है, यानी जब तक मेजोरिटी है तब तक राज्यपाल को विधानसभा डिसॉल्व करने का, हालांकि ये आज भी है कि जब तक मेजोरिटी है तब तक राज्यपाल विधानसभा नहीं भंग कर सकता है। तो उन्होंने ये बात रिपीट की, हालांकि ऐसा होता भी नहीं है कि जब तक बहुमत होता है तब तक राज्यपाल विधानसभा नहीं भंग करता। तो सबसे ज्यादा जो पूछी जाने वाली सिफारिशें हैं सरकारिया कमीशन की, वो ये हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की भी भूमिका होनी चाहिए, फर्स्ट, जो आपको याद रखना है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए, सेकंड, जो आपको याद रखना है। 356 का दुरुपयोग, कम मिसयूज नहीं होना चाहिए, यानी 356 का प्रयोग लास्ट रिसोर्ट के तौर पर, यानी अंतिम विकल्प के तौर पर इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। फोर्थ, कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर, समवर्ती सूची के विषय पर अगर केंद्र कानून बना रही है तो राज्यों का परामर्श होना चाहिए, यानी पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, समवर्ती सूची के विषय पर, कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर अगर केंद्र कानून बना रही है तो स्टेट का कंसेंट, यानी स्टेट का परामर्श या स्टेट का कंसल्टेशन लेना चाहिए। यह सरकारी आयोग की मुख्य सिफारिशें थी।
केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड एक आयोग 2007 में बना, जिसे पुंछी आयोग के नाम से जानते हैं, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन पुंछी थे और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2010 में दी। पुंछी आयोग भी केंद्र राज्य संबंधों से ही रिलेटेड है और पुंछी आयोग ने भी कहा, पुंछी आयोग की भी कुछ सिफारिशें रही जो इंपॉर्टेंट है, जैसे राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष अस्थायी होना चाहिए, बीच में कभी भी हटा देते हैं ये नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा अगर कोई राज्य का विधेयक राष्ट्रपति, है ना, राज्य का अगर कोई बिल है तो वो गवर्नर के द्वारा रिजर्व किया जा सकता है राष्ट्रपति के लिए। जैसे गवर्नर के पास सिग्नेचर के लिए गया है तो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर सकता है। तो इस पर 6 माह में राष्ट्रपति निर्णय ले, ठीक है। समवर्ती सूची के विषय पर यानी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर अगर पार्लियामेंट्री लॉ बनना है तो राज्य से कंसेंट लिया जाए, राज्य से सहमति ली जाए, क्योंकि ये भी विवाद का एक कारण बनता है। साथ ही साथ ये बात हो गई, साथ ही साथ राज्यों की स्वायत्तता को धीरे धीरे करके बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। बैलेंसिंग अप्रोच के साथ, संतुलित अप्रोच के साथ राज्यों की स्वायत्तता को बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। इस बात को पुंछी कमीशन ने कहा, यानी पुंछी आयोग ने कहा। तो ये कुछ आयोग की रिकमेंडेशन थी। खैर, आपके यहां जो पूछा जाता है कब कौन सा आयोग बना, ये ध्यान रखना, क्रोनोलॉजी याद रखना, ठीक है। इन सारी बातों का ध्यान आपको रखना है। तो चलिए, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। साथ ही साथ मेरे भाइयों, यदि आप कंप्लीट तैयारी हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं, पूरी की पूरी कंप्लीट तैयारी हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं, तो आप 9289996923 इस पर आप कॉल कर लीजिए। इस पर अगर आप कॉल कर लेंगे तो आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ आप देखेंगे कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर भी आप विजिट करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 9289996923 यहाँ कॉल करके आपको पूरी की पूरी काउंसलिंग मिलेगी फ्री में, कि कैसे तैयारी करनी है, किस तरह से तैयारी करनी है, क्या अप्रोच होना चाहिए। कोई कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तब भी यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। यदि आप किसी कोर्स में एनरोल करें तो ये कोड लगाएं VL Live, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। अब देखिए, कोर्सेज के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको देता हूँ कि यदि आप हमारे साथ जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो हम एक बैच चलाते हैं जिसका नाम है आरंभ, यानी हम एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसका नाम है आरंभ। मेरे भाइयों, आरंभ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन कराई जाती है। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन आरंभ में आपको कराई जाती है, जिसमें 2 तरह के बैचेज होते हैं, एक गोल्ड होता है, एक प्लेटिनम। गोल्ड में आपको सिलेबस पढ़ाया जाता है 1100+ घंटे का लाइव, करंट अफेयर मैगजीन, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और 2 साल की वैलिडिटी मिलती है। वहीं प्लेटिनम में आपको करंट अफेयर की मैगजीन, 4 साल की वैलिडिटी, मेंटरशिप, 1100+ घंटे की लाइव क्लासेस और 5 रिकॉर्डेड बैच एक्स्ट्रा, एक फाउंडेशन, एक प्री, एक मेंस, एक एनसीईआरटी और एक MCQ, और किताबें आपके घर जाती हैं। अगर आप इस समय आरंभ में एनरोल करना चाहते हैं तो आपको ये कोड लगाना होगा VL Live। VL Live कोड अगर आप लगाएंगे तो प्लेटिनम आपका पड़ेगा 18,999 का, गोल्ड पड़ेगा 11,999 का। कैसे आप इन बैच में एनरोल कर सकते हैं, कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ज़्यादा जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं खुद से, तो इसके लिए आप चले जाइए studyIQ.com पर। आप studyIQ.com पर जाएंगे तो यहाँ पॉपुलर कोर्सेज में जाइए, ठीक है। पॉपुलर कोर्सेज में जाएंगे जब आप, तो पॉपुलर कोर्सेज में सिलेक्ट कीजिए स्टेट PCS, फिर आप सिलेक्ट कीजिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कीजिए। उत्तर प्रदेश में जब आपने सेलेक्ट किया तो आप देखिए यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, ठीक। सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं, डाउनलोड करके बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाई नाउ पे जाइए, वहाँ कूपन कोड लगाइए, एनरोल करिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और आगे की बातों पर बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।